नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, लेकिन तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से निर्वाचन से जुड़े प्रमुख कार्यों के लिए प्रभारी और सहायक प्रभारी अफसरों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मतदान कर्मचारियों के साथ साथ प्रशिक्षण और स्वीप अधिकारियों की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई है। तो इसी के साथ ही जिला विकास अधिकारी, डीआईओएस, बीएसए और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। वहीं आदर्श आचार संहिता को अमल कराने की जिम्मेदारी एडीएम सिटी और पोस्टल बैलेट मतपत्र आदि का कार्य एडीएम वित्त एवं राजस्व को दिया गया है। तो इसी प्रकार प्रेक्षक की खानपान लगायत रहने तक की व्यवस्था, यातायात, वाहन की व्यवस्था, एडीएम प्रोटोकॉल और कंट्रोल रूम के संचालन, शिकायतों के निस्तारण और ईवीएम का प्रभारी एडीएम आपूर्ति को बनाया गया है। कानून और शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी एडीएम सिटी संभालेंगे। तो वहीं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी समेत अन्य कार्य वाणिज्यकर अधिकारी के जिम्मे होगा। तो खान पान की व्यवस्था जिला पूर्त अधिकारी, व्यय लेखा का कार्य सीटीओ, पेड न्यूज समेत अन्य व्यवस्था उप सूचना निदेशक के जिम्मे होगा। तो अपर नगर आयुक्त को पेयजल सफाई व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में अथाह उत्साह दिखाई दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा सभा स्थल भारत माता और वंदे मातरम के जयकारे लगा रहा था। पूरा परिसर खचाखच भर गया था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए नजर आए। शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी 3P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। वहीं बीजेपी 3V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। तो योगी जी के राज में कोई बाहुबली नहीं दिखता। ये बड़ी बातें अमित शाह ने कही हैं और कहा है कि केवल बजरंग बली दिखाई देते हैं। सपा बसपा ने 15 साल राज किया, क्या हालत कर दी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां से लोग पलायन करने लग गए थे। हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। वहीं विकास का काम बीजेपी ने किया है। ये बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी प्रवास के दौरान रैली को संबोधित करते हुए कही हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश माफिया के कलंक से अब मुक्त हो गया है। अब किसी की गुंडई नहीं चलेगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना तय है। हर हाल में उसे नेस्ता नाबूद होना है। सीएम देर शाम गोरखपुर के एक होटल में आयोजित मीडिया समूह के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी लोग गोरखपुर की तुलना शिकागो से करते थे। शिकागो में सर्वाधिक अपराध होता है। अब धारणा बदल गई है। गोरखपुर की माफिया संस्कृति को समाप्त करने और इसकी वास्तविक आध्यात्मिक विकास की संस्कृति को स्थापित करने के लक्ष्य से वो राजनीति में आए हैं। आज किसी माफिया में दम नहीं है कि वो किसी की जमीन पर कब्जा कर ले। किसी ने ऐसा किया तो उसकी सात पुश्तें सोचेंगी। सीएम ने कहा कि सपा सरकार में गोरखपुर के जेल रोड और आर्यनगर में प्रतिष्ठित परिवारों की कोठियों पर सत्ता संरक्षित माफिया ने कब्जा कर लिया था। इसका विरोध किया गया। समाज को अन्याय नहीं सहना चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना बीजेपी के नेक इरादों को जाहिर करती है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे की पूर्णता का सशक्त प्रमाण है। सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं और 60 लाख परिवारों को सतत रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है। आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है। आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है। आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है। आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो। और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं।
कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर के लिए हुआ है। इसमें सड़क भी है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी है, इसमें मेडिकल कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बनने वाले हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी है, रिसर्च सेंटर के भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां पर इसके साथ जुड़ जाता है, वे सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हैं। कहीं वाटर कॉम्प्लेक्स का जुड़ता है, कहीं आईटीआई का, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं इंटर कॉलेज का, कहीं पर अन्य वे सभी कार्यक्रम जो हम सबके समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और ईस्वी सन का 2022 के आगमन की पूर्व, एक दिन पूर्व गोरखपुर वासियों को इतना भव्य वातावरण विकास की योजनाओं के साथ प्राप्त हो रहा है। और मनोरंजन के लिए रवि किशन जी और सीताराम जी आपके पास है ही पहले से। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी, अपर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के लिए सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। स्कूल अब 15 जनवरी 2022 के बाद खुल सकेंगे और इससे पहले दिल्ली में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा जारी है और जल्द ही स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया जा सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ इसकी जानकारी पहले ही दे चुके हैं और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में प्रदेश में आज कोरोना की तीसरी लहर की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं यूपी बोर्ड के जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल यूपी में स्कूल कुल 113 दिन के लिए बंद रहेंगे, जबकि पढ़ाई 237 दिन होगी। बोर्ड परीक्षाएं 15 दिनों के अंदर आयोजित कर ली जाएंगी। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल 21 मई से 30 जून तक बंद किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी में नया वितंडा शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ बैठक करने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को अनाधिकृत बताया है। सीईसी को पत्र लिखकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए गुरुवार को समय मांगा है, यानी कि आज। और इस घटनाक्रम पर क्षोभ और आपत्ति जताते हुए मंगलवार को सीईसी से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ओंकारनाथ सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखकर उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में बताया कि उनसे मंगलवार को मुलाकात करने वाला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अधिकृत नहीं था। पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं। इनसे मिलने के लिए सीईसी ने आज का समय देने का उनसे अनुरोध किया गया है। लल्लू की ओर से इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करने से नाराज ओंकारनाथ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात रहे दुर्गा शंकर मिश्रा को सौंप दी गई है। इस संबंध में यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मिश्र राजधानी लखनऊ में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहे हैं और वो आज मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। पिछड़ेपन और माफिया राज के लिए बदनाम रहे पूर्वांचल में मऊ के मूल निवासी दुर्गा शंकर मिश्र को सेवा विस्तार देकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जैसा बड़ा पद यूं ही नहीं दिया गया। मऊ की ये मेधा लखनऊ से दिल्ली तक अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित करती रही है। बसपा शासनकाल में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के भरोसेमंद रहे। ये मिश्र सपा सरकार आने के बाद कुछ समय के लिए भले ही कम महत्व में रहे हों, लेकिन 2014 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए इन आईएएस अधिकारी ने
उसी मेहनत और लगन से दिल्ली का भी दिल जीता और अब बड़ी भूमिका में यूपी वापस लौटे हैं। वहीं प्रयागराज में बड़ी वारदात हुई है। यमुना पार के कोरांव थाना क्षेत्र में 3 युवकों की हत्या कर दी गई है। इसमें से 2 सगे भाई थे। बेलन नदी पुल पर तीनों की एक ही जगह पर लाश मिली है। जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस पहुंचकर उसने तहकीकात की, वहीं हत्यारों का पता नहीं चल सका है। आक्रोशित परिवार के लोग और ग्रामीण पुलिस को शवों को देने से इनकार करते रहे और इसके बाद उच्चाधिकारियों के समझाने पर यह मामला शांत हुआ। सगे भाई समेत 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने लाशों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था, जिसे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर खुलवा पाया। साथ ही तीनों लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ये साफ हो पाएगा कि युवकों की हत्या हुई है या वो किसी हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या की तहरीर भी लिखी जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही आकाश का चाचा मौके पर पहुंचा था और उसने भतीजे का मोबाइल अपने पास रख लिया था, जिसे बाद में सीओ ने अपने कब्जे में लिया। व्यापारी के बेटे के पास पैसा कितना था और किसको लेकर वो आ रहे थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं घटनास्थल से कुछ दूर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी देने के बाद लोक निर्माण विभाग ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नामकरण वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा था। गौरतलब है कि यूपी में इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किया गया, जबकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम 1857 की क्रांति का चेहरा रही रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया है। बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी कहा जाता है। ऐसे में उनके नाम से रेलवे स्टेशन का होना एक बड़े प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान जारी है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 11 लाख डोज लगाई गई। वहीं अब सरकार ने बच्चों को भी टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब राज्य में पहले बच्चों के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति होगी। 15 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीन अभी तक 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही थी और अब 15 साल से अधिक और 18 साल से कम आयु के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगेगी। इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई के मुताबिक बच्चों के लिए पहले कोवैक्सीन की आपूर्ति होगी। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शुक्ला के मुताबिक केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। यूपी में बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।